Hello, homeopaths. Can you all hear me? Understand that you all can hear me clearly and I'm visible clearly. Hello, homeopaths. Good morning, Dr. Maheshwari. Can you all hear me or can you all see me clearly? Please write in chat so I can understand. Yes, yes. Okay. Just wait for 2 to 3 minutes more so others can join easily. And again, we are in the same platform naming budding homeopaths. हमारा मोटो यही है कि let's grow together. There are so many students also. There are so many new practitioner also in this group. काफी सारों ने पहले 3 सेशन अटेंड नहीं किए हैं. They are new for us and it is our fourth session. Just wait for 2 more minutes so others can join. Okay. हम हर एक सेशन के एंड में कुछ एक अच्छी चीज जो क्लिनिक में यूजफुल होगी वो सीख के जाएंगे. जैसे लास्ट टाइम हमने हेयर फॉल के सेशन में सीखा था कि हाउ टू मेंटेन अ फॉलोअप, पेशेंट को कैसे बांध के रखे. ठीक है. एंड ओ सो मैनी 100 डॉक्टर्स joined. Welcome all. We are waiting other for just 1 minute others to join. आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड होम्योपैथी. होम्योपैथी में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बहुत ही अच्छे स्कोप है. Okay, so let's start with our session, today's session, naming menstrual disorder and homeopathy. See, आज हम क्या देखने वाले हैं? Today we are going to see the normal physiology of menstrual cycle, the pathology. अगर मेंसेस नहीं आ रहे, डिले हो रहे, ज्यादा मेंसेस आ रहे तो उसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है, हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का केस चेकिंग कैसे करेंगे, ये आज हम देखेंगे. और दूसरी चीज आज हम ये भी देखने वाले हैं कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे. सी, मैं एक पाथ दे सकती हूँ कि आप कैसे होम्योपैथिक मैनेजमेंट कर सकते हो, पर आई कैन नॉट से कि आपको चलना तो आपको ही पड़ेगा ना. मैं एक क्या कहते हैं कि मैं एक राह दिखा सकती हूँ, बट यू हैव टू वॉक. सो यू हैव टू ऑल्सो पुट सेम इनपुट एज आई एम पुटिंग टू टीच यू ऑल. Okay, so let's start with our session. I'm sharing my screen.
Okay. So hello, budding homeopaths. Today's our topic is how to take how to tackle a menstrual disorder and with homeopathy. So हम हर एक सेशन यही चीज से स्टार्ट करते हैं कि केस चेकिंग कैसे करते हैं. बहुत सारे हमने जो पहले सेशन लिए उसमें भी हमने यही देखा था कि हम केस चेकिंग कैसे करते हैं. ओके. सो लास्ट टाइम हमने हेयर फॉल के सेशन में ये देखा था कि केस चेकिंग से हम पेशेंट को कन्विंस कैसे कर सकते हैं कि 3 मंथ्स हमारे साथ रहने के लिए, 3 मंथ्स फॉलोअप मेंटेन करने के लिए. आज का जो केस चेकिंग है वो प्रीवियस जो 3 केस चेकिंग हमने सीखे उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आज का टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड होम्योपैथी. बिकॉज मेंसिस में अगर पूछने में हम एक पॉइंट भी अगर भूल जाएंगे, एक पॉइंट भी अगर रह जाएगा, देन देयर विल बी अ ग्रेट डिजास्टर. बिकॉज हम रेमेडी सिलेक्शन में बहुत ही लैग करेंगे अगर हम कोई भी एक पॉइंट छूट जाता है तो केस चेकिंग में. ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन. और हाँ, प्लीज अगर आपके पास बोरिक हो तो बोरिक भी साथ में रखना, पेन एंड पेपर साथ में रखना. सिर्फ हेडिंग लिख देना, बाकी की अंदर की चीज वो आप समझ जाओगे खुद ही. ठीक है, तो हम केस चेकिंग में सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है जो ऑर्गेनॉन में हमें सिखाया जाता है. वो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, सेकंड है एक्साइटिंग फैक्टर एंड थर्ड है मेंटेनिंग फैक्टर. सो केस चेकिंग में हमें ये चीज पूछनी है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में. जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है इसका मतलब हमें पता ही है कि जो पेशेंट ऑलरेडी ससेप्टेबल टू दैट पर्टिकुलर थिंग, उसमें दो चीज है, ये आप देख सकते हो, हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल. हेरिडिटरी यानी कि अब जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, जो यूट्राइन डिसऑर्डर है, वो ऑलरेडी फैमिली में पास से चलता आ रहा है. पेशेंट को हेरिडिटरी वो हार्मोनल इम्बैलेंस गिफ्टेड है. ओके. तो फर्स्ट अगर हमें ये चीज पूछनी है पेशेंट को कि आपके मतलब यही हुआ कि इसमें पास्ट हिस्ट्री पूछनी है कि आपके मदर, आपके ग्रैंड मदर, उनको ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर थे या नहीं थे, कोई और डिसऑर्डर्स थे या नहीं थे. सेकंड है एनवायरमेंटल प्रीडिस्पोजिशन में, बिकॉज कि एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट बहुत ही मेन रोल प्ले करता है. बिकॉज कि एनवायरमेंट में क्या होता है कि अगर एनवायरमेंट में स्ट्रेस है तो पेशेंट को पहले से ही वो चीज मिली है. जैसे अगर गर्ल चाइल्ड है, उसकी मदर एंड फादर दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स है, तो उनका वो जो स्ट्रेस है वो गिफ्टेड है, वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आएगा. सो एनवायरमेंटल में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सच एज होम का एटमोस्फियर क्या है, फिर हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट्स है, मदर एंड मदर डॉटर इन लॉ में डिस्प्यूट्स है, वर्किंग वुमन है तो वहां पे कोई डिस्प्यूट्स है. और ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में, वो है सिंगल पेरेंट, डाइवोर्स और स्पिंटरहुड. यानी कि स्पिंटरहुड का मतलब ये है कि एल्डरली फीमेल हु हैड नॉट मैरिड येट. Okay, so moving towards next slide, that is exciting factor. एक्साइटिंग फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि किस चीज ने एक्साइट किया. जो सडन एक्साइटिंग फैक्टर होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये चीज से हम रूब्रिक ले सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम सी. मैंने पहले ही बोला कि मैं आपको पाथ दे सकती हूँ, चलना आपको खुद को है. कोई भी केस हो, जब से ये ग्रुप बना है देन बहुत सारे होम्योपैथ मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि मैम इसमें मेडिसिन क्या आती है. पर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू डू सम वर्क एंड शो मी योर वर्क एंड आई विल गाइड यू. मैंने पेशेंट आपका नहीं देखा है तो मैं तुरंत मेडिसिन बताऊंगी, आपका पेशेंट शायद अच्छा नहीं होगा. जो मैं मेडिसिन बोल दूंगी आप वो दे दोगे तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट क्या हुआ. जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है वो ठीक है, चलो मेडिसिन हम बता देते हैं. पर जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, प्लीज गिव मी योर वर्क. I want to see your work, that what you have done, then I will guide you further that what you have to do in this case. सो हम टॉपिक पे आते हैं एक्साइटिंग फैक्टर. एक्साइटिंग में फैक्टर ये देखना है कि कोई शॉक है, ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल ट्रॉमा है, सप्रेशन है कोई इमोशन का, एंड एम्बिशन. एम्बिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी ओवेरियन एबनॉर्मालिटीज, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि द फीमेल हु is more ambitious, the female who always want to compete with others,
ऐसी फीमेल्स के लिए उसकी ओवरीज हाइपर एक्टिव होती है, उसकी ओवरीज हाइपर टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से एन ओव्यूलेशन होता है, जिसकी वजह से द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। ओके, सो एम्बिशन हमें पूछना है पेशेंट का, सबसे पहला पूछना है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, सेकंड पूछना है कोई एक्साइटिंग फैक्टर है या नहीं है। हमें पेशेंट को ऐसा नहीं पूछना है कि आपका एक्साइटिंग फैक्टर क्या है, पर बातों ही बातों में पूछना है कि कोई शॉक लगा था, कि ये हुआ था, वो लगा था, ऐसे आप पूछ सकते हो। सेकंड है रिजर्व्ड, डिसप्लेजर और नॉन एक्सप्रेसेबल इमोशंस, जो रिजर्व, जो डिप्रेस्ड इमोशन है, दैट विल लीड्स टू योर हार्मोनल इम्बैलेंस। रिपीटेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दैट इज ऑल्सो अ सप्रेशन। सर्जिकल इंटरवेंशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमने हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि आफ्टर ऐसा कोई प्रूवन नहीं है, पर बार बार ये केस मिलता है कि आफ्टर एनी एब्डोमिनल सर्जरी देयर आर यूट्राइन एंड ओवेरियन डिसऑर्डर्स आर फाउंड। आई नो, डोंट नो व्हाई, पर मेरा एक केस है कि आफ्टर एपेंडिसेक्टोमी द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। फिर दूसरा है कि दूसरे केस में भी एपेंडिसेक्टोमी में, दूसरा तीसरा केस है कि पाइल्स रिमूवल के बाद ये यूट्राइन डिसऑर्डर हुआ है। सो ये चीज देखने मिलती है, अभी ये प्रूवन नहीं है, पर या दिस इज द थिंग, आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द सर्जिकल इंटरवेंशन एट समवेयर इट इज सप्रेशन। Okay, so moving towards next slide, it is maintaining factor. See, some exciting factor can also play a role as a maintaining factor. Why? कि जो एक्साइटिंग फैक्टर है, कि जैसे ग्रीफ है, तो ग्रीफ वो मेंटेन हो रहा है, तो ग्रीफ इज नाउ अ मेंटेनिंग फैक्टर आल्सो। सो इसमें भी दो फैक्टर्स है, एक मेंटल फैक्टर और दूसरा फिजिकल स्ट्रेस है। मेंटल फैक्टर में देख रहे हैं कि जैसे एजुकेशन का, करियर का, ग्रीफ है, फाइनेंसिस है, कंपटीशन है, ये सारी चीजें मेंटेनिंग फैक्टर में आती है, कि जो पेशेंट का ऑलरेडी इन्वायरमेंट है, जिसमें वो फीमेल इज लिविंग, उसका जो मेंटल कंटिन्यूस जो मेंटल स्ट्रेस है, वो मेंटेनिंग फैक्टर में आता है। लॉन्ग फिजिकल स्ट्रेस, लॉन्ग फिजिकल स्ट्रेस में ये चीज है कि कोई सिक रिलेटिव है, उसके पीछे भागना है, कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस है, शिफ्ट ड्यूटीज है, शिफ्ट ड्यूटीज के कारण जो साइकेट्रियन रिदम होती है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। फ्रीक्वेंट जॉब है, जॉब ट्रांसफर है, लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल है, ये सारे फिजिकल स्ट्रेस में आते हैं। तो हमें ये भी पूछना है कि इफ पेशेंट इज इन मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करनी है। तो ये चीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, एक्साइटिंग फैक्टर एंड मेंटेनिंग फैक्टर, बिकॉज इसके हिसाब से हम मेडिसिन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज क्या होता है कि ये सारे में जो रूब्रिक होती है, वो रूब्रिक तो जो रूब्रिक्स मिलता है हमें, वो रूब्रिक में जैसे ये एलिमेंट्स फ्रॉम में ले सकते हो आप, डिल्यूजन में ये सारे रूब्रिक्स मिलेंगे, पर रूब्रिक्स में शायद 4-5 मेडिसिन ही है, पर ये रूब्रिक आप एलिमिनेटिंग फैक्टर में ले सकते हो, कि आपने जो दूसरा रेपर्टाइज किया उसमें अगर कोई मेडिसिन आ रही है, वो ग्रुप की मेडिसिन आ रही है, जो मेडिसिन ये रूब्रिक कवर करता है, तो आप वो मेडिसिन कंसीडर कर सकते हो। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मेंसेस। ये हमें कभी नहीं भूलना है, बिकॉज मेंसेस में जो ये चीज है कि मेनार्की एंड मेनोपॉज, एट व्हाट टाइम दी female had her menarche and her menopause. menarche और menopause में there are differentiating remedy, कि early menarche है, early menopause है, ये भी हमारे फैमिली हिस्ट्री से भी मिलता है, अर्ली मेनार्की, अर्ली मेनोपॉज, और दूसरी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी अर्ली मेनार्की, अर्ली मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज। इसमें आप लेकेसिस एक बार बोरिक में से पढ़ना, वहां पे लिखा है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए। दूसरी चीज है ड्यूरेशन, प्लीज आप नोट्स बनाना या फिर ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो हर बार स्टूडेंट्स करते हैं। सो आप ये चीज भूल ना जाओ। उसके बाद आप पूछते हो कि मैडम पीपीटी, मैडम ये रिकॉर्डिंग भेज दो, बट दिस ऑल थिंग्स आर नॉट अवेलेबल एंड कैन नॉट मेंटेन ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट चीज है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में ये आता है कि मेंसेस शॉर्ट ड्यूरेशन का है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है,
फिर 1 डे ही होता है, 2 डेज ही होता है। थर्ड है टाइप्स ऑफ फ्लो, कैसा फ्लो है, एकदम गशिंग फ्लो है, एकदम ज्यादा क्वांटिटी का फ्लो है, क्या है उसमें। फोर्थ में क्वांटिटी आ गई। फिफ्थ है कलर, कलर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेल है, पेल एकदम है तो हमें उसका हीमोग्लोबिन भी चेक करवा सकता है। एकदम डार्क है, क्लोटेड है, ऑल्सो अ पीच कलर मेंसेस आर फाउंड। ये आपका सबका होमवर्क रहेगा कि पीच कलर मेंसेस किस अगर जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि पीच कलर मेंसेस कौन सी रेमेडी में है, ठीक है। सो कलर भी बहुत सारी रेमेडीज डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद है एसोसिएटिंग कंप्लेंट, एसोसिएटिंग कंप्लेंट बिकॉज ये नहीं दिख रहा ना शायद आप लोग। ओके, लिखा है सिक्स में एसोसिएटिंग कंप्लेंट, एसोसिएटिंग कंप्लेंट दैट मीन्स मेंसेस के ड्यूरिंग पेन जो होता है वो कभी कभी फीमेल को ड्यूरिंग फर्स्ट डे ही पेन होगा, थर्ड डे ही पेन होगा, फर्स्ट सेकेंड डे ही ज्यादा पेन होगा। लोकेशन पेन का भी अलग, किसी किसी को थाइज में ही पेन होगा, किसी को लोअर एब्डोमेन में ही पेन होगा, किसी को सिर्फ बैक में पेन होगा। उसके हिसाब से मेडिसिन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रेपर्टाइजेशन कर सकते हैं। ओके, मेंसेस में ये चीज हमें पूछनी ही पूछनी है। एंड दी I think the one slide is missing. The second slide is leucorrhea. लुकोरिया के लिए हमें देखना है, सो ये ऐड कर देना। आई थिंक वन स्लाइड इज नॉट इंक्लूडेड इन माय पीपीटी, उसमें मैंने बनाया था कि लुकोरिया, लुकोरिया के लिए ये चीज है कि लुकोरिया की कंसिस्टेंसी आपको देखनी है। लुकोरिया में बहुत सारी फीमेल को ये कंप्लेन होती है कि, और जिसको जो अब जस्ट प्यूबर्टी में जो फीमेल एंटर हुई है वो फीमेल हमेशा ये चीज पूछते हैं कि मैडम जो लुकोरिया है वो मंथ में एक बार आता है तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। तो यू हैव टू गेट दैट दिस लुकोरिया इज नॉर्मल, देयर इज नो मेडिसिन नीडेड फॉर सच कंडीशन। और जो लुकोरिया जो पूरे मंथ में हो, लुकोरिया में देयर इज अ स्मेल, इफ देयर इज अ itching, if there is yellow and green color leukorrhea then surely you have to treat। बट अगर वो जो नॉर्मल लुकोरिया है तो पेशेंट को आपको एजुकेट करना रहेगा कि इट इज नॉर्मल। अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे पेशेंट को लुकोरिया है, स्लाइट लुकोरिया है, जिसकी उसकी जो रेगुलर एक्टिविटीज है वो हिंडरेंस नहीं हो रही है, तो दैट लुकोरिया इज नॉर्मल, द नो मेडिसिन इज नीडेड फॉर सच लुकोरिया। सो मेंसेस के साथ साथ आपको लुकोरिया की हिस्ट्री भी लेनी ही लेनी है। नाउ ओके, ओके, नाउ हम अब ये देखेंगे कि नॉर्मल नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए। ऐसा होम्योपैथ हम कभी कभी ये ध्यान नहीं देते कि फिजियोलॉजी क्या है, वो पार्ट की एनाटॉमी क्या है, बट टू बिकम अ सक्सेसफुल होम्योपैथ, जो भी आपने सक्सेसफुल होम्योपैथ देखे होंगे उनको ये सारी चीज की नॉलेज रहेगी। पहले जब हम भी स्टूडेंट्स थे तब ये सारी चीजें नहीं देख रहे थे कि सिर्फ ऊपर ऊपर देखते, हमको ये था कि सिर्फ मेडिसिन इज मच इम्पोर्टेंट, बट नो, दिस इज नॉट सच। मेडिसिन के साथ साथ उसकी जो पार्ट अफेक्टेड है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो डिजीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर मूविंग टू द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। See, everyone can see. Okay, दिख रहा है ना यहाँ तक का सबको? ये नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की है। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरीज आर कल्प्रिट, द होल बॉडीज इज कल्प्रिट इफ देयर आर एनी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज। कैसे होल रेमेडीज, होल बॉडी कल्प्रिट है कि कुछ भी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल कैसे होती है कि देयर इज हाइपोथैलेमस, देयर इज एंटीरियर पिट्यूटरी, देयर इज ओवरीज एंड देयर इज यूट्रस, जहां से हमें आउटकम मिलता है कि वहां से मेंस्ट्रुएशन होता है।
सी जब भी फर्स्ट थर्ड या फोर्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है तब देयर इज नो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देयर आर लो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लो है तो वो मैसेज देगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दैट विल रिलीज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्शन करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच जो रिलीज करता है ओवरीज से इस्ट्रोजन एंड एलएच जो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो फर्स्ट जो इस्ट्रोजन कम हुआ तो वो हाइपोथैलेमस में मैसेज देगा, एफएसएच आएगा, एफएसएच से इस्ट्रोजन बढ़ेगा। ये फर्स्ट डे ऑफ साइकिल है, फर्स्ट डे ऑफ साइकिल है। इस्ट्रोजन बढ़ेगा, इस्ट्रोजन बढ़ेगा, इस्ट्रोजन बढ़ेगा एट द डे ऑफ 13, 14 एंड 15 इस्ट्रोजन हाई पीक पे है तो ये भी नेगेटिव फीडबैक देगा, एफएसएच रिड्यूस होगा और उसके बाद आएगा एलएच एक्टिव में, उसके बाद जो बढ़ेगा वो है प्रोजेस्टेरॉन। और जब दोनों ही कम हो जाएंगे दैट विल लीड टू मेंस्ट्रुएशन, ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, पर ये जो इसका मतलब है कि यहाँ पे होता है ओव्यूलेशन एट द टाइम ऑफ 13, 14 और 15 डे, ये ओव्यूलेशन का टाइम है। सो जब भी इस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ओवम, इस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ओवम मैच्योरेशन होता है, यहाँ पे ओवम बस्ट ऑफ होता है, कॉर्पस ल्यूटियम देन ओवम, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, तो इस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल, ये है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब ओवम की फॉर प्रेगनेंसी ओवम की नॉर्मल साइज क्या होनी चाहिए, तो वो है 20 to 26 mm और ये होता है मैच्योर ओवम। पर पीसीओएस या फिर कोई भी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो वो एक जो ओवम होता है वो ही मैच्योर नहीं होता है और वो उसकी साइज छोटी छोटी रहती है बिकॉज देयर इज लैक ऑफ द हॉर्मोन्स। ठीक है, अब ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब पीसीओएस जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल होती है उसमें क्या होता है, जिसको भी क्वेश्चन हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, सो अभी आपको सबको दिख रहा है ना, जो पीसीओएस होता है उसमें क्या होता है, एलएच इंक्रीज होता है। एलएच इंक्रीज हुआ उसका मतलब ये है कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एंड्रोजन्स आर इंक्रीज्ड, दैट विल लीड्स टू टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज, और टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज है, एस्ट्रोजन एफएसएच नहीं है, एस्ट्रोजन इंक्रीज नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ओवम मैच्योर ही नहीं हो रहा है। सो देयर इज एन ओव्यूलेशन इन पीसीओएस, इट्स सिंपल। और जब आप हार्मोनल ऐसे कराते हो पीसीओएस के पेशेंट में तो आपको क्या देखना है, वो उसमें लिख के तो नहीं देंगे कि पेशेंट को पीसीओएस है, तो उसमें आप क्या देखोगे कि एफएसएच एंड एलएच रेशियो, एफएसएच 1:3 और 4, एफएसएच से एलएच 3 से 4 गुना बड़ा होगा इन योर रिपोर्ट्स, दैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और हाइपर एंड्रोजनिज्म। ओके, ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन एंड ओव्यूलेशन ये पीसीओएस की पैथोलॉजी। दूसरी जो पीसीओएस की पैथोलॉजी है वो है कि जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो बराबर से इंसुलिन रिसेप्टर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है वो फ्री रहता है बॉडी में और उसकी वजह से ओबेसिटी होती है बिकॉज दैट ग्लूकोज विल गो एंड सेटल ओवर द फैट, उसकी वजह से ओबेसिटी होती है, उसकी वजह से एलएच इंक्रीज हो, सॉरी इसकी वजह से जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो इंक्रीज होता है, एलडीएल इंक्रीज होता है, एचडीएल डिक्रीज होता है। सो ये नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है पीसीओएस की। ओके, दिस इज द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि देयर इज एलएच व्हिच इज इंक्रीज 3 to 4 टाइम देन ऑफ एफएसएच। ये जो आप रिपोर्ट्स में देखोगे, आज हम ये भी चीज देखेंगे कि जब मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज होती है तो उसमें हम रिपोर्ट्स में क्या देखते हैं। तो पहली चीज हमने ये देखी कि रिपोर्ट में आप ये देखोगे कि एलएच इज 3 to 4 टाइम्स मोर देन एफएसएच अगर आप हार्मोनल ऐसे कराते हो तो, बट आई विल एडवाइज डोंट आस्क पेशेंट टू गो फॉर हार्मोनल ऐसे बिकॉज इट इज ऑलवेज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, पेशेंट कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो अफोर्डेबल पेशेंट है पेशेंट को चाहिए
डॉक्टर मनीष मौर्य कौन सी रिपोर्ट करवाते हैं? तो ये रिपोर्ट वो ही है, हार्मोनल ऐसे, हार्मोनल ऐसे में सब कुछ आ जाता है, एफएस आ जाता है, एलएच आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है, एस्ट्रोजन आता है। ओके, सो ये ब्लड रिपोर्ट की बात हुई। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, दिस इज आर नॉर्मल क्राइटेरिया फॉर पीसीओएस। ये 3 क्राइटेरिया, कोई भी 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने ही चाहिए। जैसे हमने देखा कि ओलिगो ओव्यूलेशन और एन ओव्यूलेशन, इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन कम हो रहा है और ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। उसकी वजह से मेंसेस से डिले होता है, देयर इज सप्रेशन ऑफ द मेंसेस बिकॉज ऑफ एलएच इंक्रीज, एंड्रोजन इंक्रीज, दैट इज टेस्टोस्टेरोन दैट इंक्रीज। देखो, ये हमने हेयर फॉल के सेशन में, लास्ट सेशन में ये देखा कि टेस्टोस्टेरोन दैट लीड्स टू हेयर फॉल, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो लीड्स टू हेयर फॉल। तो ये भी इंटरलिंक हो गया कि जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जितना टेस्टोस्टेरोन फीमेल में बाइंड हो गया, दैट विल गिव द हर्स्यूटिज्म ओवर फेस, डार्क थिक हेयर ओवर द फेस। एंड जो टेस्टोस्टेरोन जो फ्री रह गया वो हेयर में जो सेटल हुआ, जिसकी वजह से जो जो शाफ्ट है वो न्यूट्रिशन बराबर नहीं लेता, वो वहां से डिटैच हो जाता है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था हेयर फॉल के सेशन में। तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू बोथ हेयर फॉल आल्सो एंड टेस्टोस्टेरोन आल्सो रिस्पांसिबल फॉर योर हर्स्यूटिज्म। वरना कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हेयर फॉल, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है फीमेल में तो हेयर बाल ज्यादा नहीं होने चाहिए। हेयर फॉल क्यों होते हैं? बिकॉज हेयर फॉल इज ड्यू टू फ्री टेस्टोस्टेरोन एंड हर्स्यूटिज्म इज ड्यू टू बाइंड द टेस्टोस्टेरोन व्हिच आर ऑलरेडी बाइंड विद सेक्स हार्मोन। सो द नेक्स्ट इज हाइपर एंड्रोजनिज्म, जो आप हार्मोनल ऐसे में देख सकते हो। द थर्ड वन इज पीसीओएस पैटर्न ऑन यूएसजी, जो नेक लाइन पैटर्न होती है ऑन यूएसजी। ओके, सो आप क्या देखोगे यूएसजी में? तो ये भी जैसे देखा कि ब्लड रिपोर्ट में आप क्या देखोगे अगर पीसीओएस है तो, और अगर यूएसजी में आप क्या देखोगे? तो ओवरीज में मोर देन 12 फॉलिकल्स, जो एक फॉलिकल मैच्योर होना चाहिए, जिसकी साइज 20 टू 26 होनी चाहिए, जो प्रेगनेंसी फेवर करती है। पर क्या होता है कि एस्ट्रोजन कम है तो एक फॉलिकल मैच्योर ही नहीं होगा, वो मैच्योर नहीं होगा, तो देयर आर मेनी स्मॉल 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 फॉलिकल्स। सो ये चीज है कि उसकी साइज कम होगी। क्या कम होगी? तो 2 टू 9 की साइज होगी, नेक्स्ट लाइन में आपको देख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ ओवरी भी बढ़ेगी। ओवरी दैट इज ओवराइटिस, क्या है? 10 सीसी, 10 सीसी इज द कट ऑफ द पीसीओएस, कि 10 सीसी से ज्यादा होगी या 10 सीसी होगी देन इट कंसीडर। तो ये चीज आप यूएसजी में देख सकते हो। कभी कभी यूएसजी में पैथोलॉजिस्ट ये लिखते हैं कि प्लीज कोरिलेट विथ क्लिनिकल साइन। तो क्लिनिकल साइन में आप ये चीज देख सकते हो, देयर इज एन ओव्यूलेशन, हाइपोएंड्रोजनिज्म, समटाइम्स हर्सुडिज्म इज प्रेजेंट और समटाइम्स नॉट प्रेजेंट। पेशेंट कभी कभी फैटी भी होता है, पेशेंट कभी कभी थीन पेशेंट को भी पीसीओएस होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ ओवरी इंक्रीज होती है, वो यूएसजी में लिखा होगा देयर इज ओवराइटिस, और अगर ओवराइटिस नहीं लिखा है तो पेशेंट, सॉरी, यूएसजी में ये लिखा होगा कि साइज ऑफ द ओवरी 10 से ज्यादा आपको सीसी मिलेगी। ओके, सो हम ये चीज देख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि ऐसा नहीं है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर सिर्फ ओवरीज के कारण ही होता है। नो, इट इज नॉट सो। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत सारी चीजों के कारण हो सकता है। वो है कि अगर सबसे पहले स्टार्ट करें कि ओवरीज आर कल्प्रिट, ओवरीज के बाद आती है फेलोपियन ट्यूब, कि फेलोपियन ट्यूब कल्प्रिट होती है, और उसके बाद आता है यूट्रस, कि या फिर यूट्रस कल्प्रिट है। ये तीनों चीज हमें देखनी है। तो इसके आगे की स्लाइड में हम यही देखेंगे कि कैसे ये तीनों चीज में कुछ अफेक्शन हुआ है और कौन सी मेडिसिन हम इंडिकेट कर सकते हैं उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हुए हैं।
और जो मैंने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑलरेडी पढ़ाया कि क्या हाइपोथैलेमस अफेक्टेड है या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अफेक्टेड है या फिर ओवरीज अफेक्टेड है, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे कि जो थायराइड पेशेंट को मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज होती है, कभी कभी हमें ये नहीं पता चलता है कि इस थायराइड इस सॉरी हाइपोथायरॉयडिज्म देयर आर एनी एबनॉर्मलिटीज, एंटीरियर पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटीज है, नहीं पता चलता है, यूएसजी के बेसिस पर हम बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं। अब ये जो मैंने जो मेडिसिन लिखी है, ऐसा नहीं है कि एनलार्ज ओवरीज है तो हमें यही 5 मेडिसिन से एक सिलेक्ट करनी है, नो दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारी ये मैंने पहले ही बोला कि मैं आपको पाथ दे रही हूँ कि हाउ टू, आई एम शोइंग यू पाथ, यू हैव टू वॉक, आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये सेशन खत्म हो जाए तब प्लीज आपके पास अगर फाटक रेपर्टरी है तो फाटक रेपर्टरी में इन दी चैप्टर ऑफ मेंसिस में मेंसिस एब्सेंट, ये चीज में जो जितने भी मेडिसिन है वो एक बार मेडिसिन पढ़ लेना। ओके, एक्सक्यूज मी। एनलार्ज, नाउ स्टार्टिंग विथ एनलार्ज ओवरीज दैट इज ओवराइटिस। उसका मतलब है कि ओवरीज 10 सीसी या 10 सीसी से ज्यादा होगी। शायद यूएसए में नहीं लिखा हो कि कितनी ज्यादा है, तो ये हमें देखना है। The first one is epis. Epis is the very important when there are any ovarian problem, any uterine problem, any PCOS. Epis is generally right sided remedy, पर left side में भी देते हैं, पर generally epis is right sided remedy. आप अब बोरिक अपने पास रखना, बोरिक में आप एपिस खोलो, एपिस में आप ये देख सकते हो देयर इज रिटन इन दी फीमेल is soreness and stinging pain over the pain ovaritis. The word ovaritis is written in epis. Dysmenorrhea with severe ovarian pain. तो उसका मतलब है कि आप ये चीज एपिस ओवराइटिस में इंडिकेट कर सकते हो, एपिस पीसीओएस में इंडिकेट हो सकती है, और एपिस एनी ओवेरियन ट्यूमर दैट इज सिंपल सिस्ट ऑफ वाटर, उसमें भी आप इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेलाडोना। बेलाडोना में आप ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, इसके साथ आपको मेडिसिन का मेंस्ट्रुअल एंड ल्यूकोरिया भी आपको पढ़ना है। बेलाडोना इज राइट साइडेड रेमेडी। बेलाडोना इज इंडिकेटेड फॉर ओवराइटिस बिकॉज इट इज अ रेमेडी फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, कोनायम इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ओवराइटिस। यू कैन रीड द फीमेल पोर्शन ऑफ कोनायम प्लीज। अगर आपके पास बुक हो, कोई बड़ी बुक नहीं लेनी है, बोरिक ही लेनी है। बोरिक में सिर्फ ये रेमेडीज एक बार पलट के देख लो, यू विल फाइंड दिस सेम वर्ड इन दी बोरिक। नेक्स्ट वन इज आयोडम। आयोडम ने हमें जो हेयरफॉल का सेशन लिया उसमें भी बोला था कि इट इज अ ग्लैंडुलर रेमेडी, देयर इज हाइपरथायरॉयडिज्म, सो थायराइड इज अफेक्टेड, सो हार्मोनल इंबैलेंस ऑब्वियसली हो गया। ठीक है, सो आयोडम इज ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर एनलार्ज ओवरीज। ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस इज अ रेमेडी। ग्रेफाइटिस में भी आप एक बार देख लेना, देयर विल यू विल फाइंड ओवराइटिस। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में हमने देखा था कि देयर इज 14 पेशेंट विल गो विदाउट मेंसेस फ्रॉम 14, 15, 16 ईयर्स। ये 3 साल उसको मेंसेस ही नहीं आएंगे। और लाइकोपोडियम, पल्सेटिला एंड सेपिया, ये 3 रेमेडी इंडिकेटेड है फॉर द absence of menses since puberty. The delay of menses is puberty, menses abnormalities since puberty. ओके, लाइकोपोडियम ने हमें ये भी देखा था कि देयर इज ग्रेस ऑफ हेयर फॉलिंग, और लाइको सी ऑल, ये जो जितने भी सेशन लिए हमने, ये सारे सेशन इंटरलिंक्ड है बिकॉज आपने हम ये चीज से पूरी एक रेमेडी पढ़ देंगे। जैसे लाइकोपोडियम ने हमें, हम लाइकोपोडियम में हमें
जो पिंपल्स का सेशन था, एक्ने का सेशन था, उसमें भी लाइकोपोडियम देखा था कि अगर एनी गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटीज यू कैन इंडिकेट लाइकोपोडियम। हेयर फॉल का सेशन था, उसमें भी हमने लाइकोपोडियम देखा था कि पेशेंट ग्रेज ऑफ हेयर और पेशेंट में हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज होती है, पेशेंट इनिशियल ईयर्स एनोव्यूलेशन में गुजारती है। और अभी ओवरीज में भी एनलार्जमेंट ओवरीज में हमने लाइकोपोडियम देखा। ऐसा ही मेडोरिनम है, मेडोरिनम हमने हेयर फॉल में भी देखा था, देयर इज स्टिकी हेयर उजिंग, जैसे स्मेल आती है हेयर में से, बहुत सारे डेंड्रफ होते हैं, और इट इज एंटी किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी। मेडोरिनम इज द किंग, ऑल्सो किंग फॉर एनी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज। मेडोरिनम में देयर इज गशिंग ऑफ मेंसेस भी होता है, मेडोरिनम में देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस भी होता है, एंड मेडोरिनम इज द बेस्ट रेमेडी फॉर स्टरिलिटी। ऐसा ही यूस्टिलागो में भी हमने हेयर में देखा था, देयर इज मेटिंग ऑफ हेयर, और आज हम ये देख रहे हैं यूस्टिलागो एनलार्जमेंट ऑफ ओवरीज में भी है, और एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस लाइनिंग में भी यूस्टिलागो इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट, हम एक एक साइड, ये सारी स्पेसिफिक रेमेडी मैं बता सकती हूँ, मैं ये वे दे रही हूँ, यू हैव टू रीड ऑल दिस रेमेडी एंड गिव अकॉर्डिंगली। फर्स्ट है एपिस। तो एपिस में जो हमने पहले देख लिया एपिस, ओके, ग्रेफाइटिस भी हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। लेग कैन इज इंडिकेटेड व्हेन द लेफ्ट ओवरी इज इन्फ्लाम्ड। नेक्स्ट है लीलियम टिग। लीलियम टिग में इट इज देयर इज रिटर्न इन बोरिक दैट इट इज मैनिफेस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ओवर द pelvic organs, and it is adapted to the many reflexes that starts from ovary. So it is lilium tick. There is pathology of uterus and ovary in lilium tick. Medorinum पढ़ लिया, thuja. So thuja, the line is written in boric in introduction part, suppressed gonorrhea and salpingitis. Salpingitis, that means the inflammation and the infection of fallopian tube. ओके, तो उसमें थूजा में सप्रेस्ड मेंसेस है, सीवियर लेफ्ट साइड ओवेरियन पेन है। ये अगर आपके पास बुक है तो आप बोरिक निकाल के देख सकते हो कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकेसिस यू ऑल नो इट इज लेफ्ट साइडेड रेमेडी। लेकेसिस प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में भी इंडिकेटेड है। लेकेसिस आप पढ़ना, लेकेसिस, ठीक है, ओके। Now it is right ovary, epis, belladonna, lycopodium, magmure. मैग्नीशियम इज द रेमेडी फॉर रिप्रेशन, कि जैसे अगर कोई फीमेल है वो पहले से अपने पेरेंट्स से अलग हो गई है, अगर वो ऑर्फनेज में है, जहाँ पे रिप्रेस्ड फीलिंग हो, वहां पे मैग्नीशियम ग्रुप देख सकते हैं, और वहां पे मैग्म्यूर, स्पेशली व्हेन द राइट ओवरी इज अफेक्टेड। ये आपको नेक्स्ट चीज नहीं दिखेगी, ओके, दिखेगी। पैलेडियम में लिखा है एन ओवेरियन रेमेडी produces the symptoms complex of chronic uveitis, and especially right ovary you can see this boric on the female. Next is podophyllum में भी ये चीज है, right ovary is affected. Moving towards our next slide. Wait, okay. My screen share had stopped. I am sharing it in. Okay, so this one, tumors over left ovaries. So they are
argentum, apis, argentum, apis, calybichronicum and lachesis. ट्यूमर्स मीन्स अगर वो सिंपल सिस्ट हो सकती है, चॉकलेट सिस्ट हो सकती है, तो उसमें हम ये 3 रेमेडीज इंडिकेट कर सकते हैं. Argentum nitricum, there is written there is painful affection of left ovary in the female part. ठीक है, एपिस ऑलरेडी डिस्कस. कालीबाइक्रोमिकम से काली ग्रुप, कैल्केरिया ग्रुप, नेट्रम ग्रुप, these three groups are very much important whenever there are hormonal imbalance and whenever we have to give them as a constitutional remedy and whenever we have to go towards the cure. So ये 3 ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये 3 ग्रुप के आप देख सकते हो सिम्टम्स, वो बहुत ही रिलेट करते हैं. नेक्स्ट लेकेसिस, इट इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी. ये चीज आप नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ट्यूमर्स ओवर राइट ओवरीज, एपिस, दिस इज नॉट आईपीडी, दिस आयोडम, लाइकोपोडियम, पोडोफाइलम, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है, वो फिर से डिस्कस, वो मैं रेमेडी नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट इज ज़ेंथोक्साइलम. ज़ेंथोक्साइलम अगर फीमेल ये लेके आती है कि देयर इज सिवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, पर हमने मेगफॉस दिया, देन आल्सो नॉट रिलीव, देन यू हैव टू थिंक ऑफ ज़ेंथोक्साइलम बिकॉज देयर इज रिटन इन ज़ेंथोक्साइलम दैट न्यूरल्जिक डिस्मेनोरिया. पेशेंट को लेग्स में, थाइज में सीवियर पेन रहता है ज़ेंथोक्साइलम में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और उसमें है ट्यूमर्स ओवर द राइट ओवरी. और ये जो नेक्स्ट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओवेरियन सिस्ट और पैरा ओवेरियन. ये सिस्ट है, ये है सिंपल सिस्ट, जो सिस्ट ऑफ वाटर होती है. ये आप यूएसजी में देखोगे कि कोई भी एक साइड में ये मिलता है कि देयर इज सिंपल सिस्ट लिख के, दैट इज सिस्ट ऑफ वाटर. सो बोविस्टा एंड फॉर्मिका रूफा. बोविस्टा में लिखा है देयर इज पैरा ओवेरियन सिस्ट, और फॉर्मिका में लिखा है कि ओवेरियन सिस्ट कंटेन्स वाटर. I have cured a case of simple cyst with formica rufa. नेक्स्ट इज फेलो. अब ओवरीज हो गया, राइट ओवरीज हो गया, लेफ्ट ओवरी हो गया, ओवराइटिस हमने देख ली, ओवेरियन ट्यूमर देख ली, सिंपल सिस्ट देख ली, तो उसके बाद आती है फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर जो ओवम है उसको जाना है फेलोपियन ट्यूब से ही नीचे. फेलोपियन ट्यूब टू क्योर ऑल्सो, और फेलोपियन ट्यूब की जो इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं साल्पिंजाइटिस. जैसे हमने इसमें भले मैंने थूजा नहीं लिखा है, बस थूजा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर साल्पिंजाइटिस. ये सारी आप देख रहे हो वो है ट्यूबरकुलर रेमेडीज, वो है सिफिलिटिक रेमेडीज. आर्सेनिक में साल्पिंजाइटिस में क्या होता है कि देयर इज पेन एज फ्रॉम रेड हॉट वायर्स. कोलोनसिथ ऑल्सो राइट, कोलोनसिथ है जिसमें एब्डोमेन अफेक्टेड है, जिसमें पेन बेटर बाय बेंडिंग डबल है. एपिस ऑलरेडी देखा है, एपिस सारे चीज में आएगा. सेपिया. सो सेपिया में इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर यूट्राइन, वन ऑफ द बेस्ट फॉर यूट्राइन रेमेडी. ओके, एंड सेपिया में भी ये है कि फेलोपियन ट्यूब अफेक्टेड है, एंड ऑल्सो सेपिया में ओवरीज भी अफेक्टेड है, यूट्रस भी अफेक्टेड है. यूट्रस फाइब्रॉइड में भी हम सेपिया इंडिकेट कर सकते हैं. पल्सेटिला है, सेपिया एंड पल्सेटिला, ये जो बोथ रेमेडीज है, सॉरी, सेपिया एंड पल्सेटिला, ये बोथ रेमेडीज एंड ओव्यूलेशन में काम करती है. पल्सेटिला में है, ये लिखा है ए मेनोरिया, लुकोरिया इसमें. और हाँ, जब भी आप फेलोपियन ट्यूब या फिर साल्पिंजाइटिस या फिर पीआईडी का केस लेते हो, तब नेवर फॉरगॉट अबाउट लुकोरिया बिकॉज ऑलवेज देयर इज सीन देयर इज लुकोरिया विथ so much that what can I say, leucorrhea, acrid leucorrhea मिलता है उसमें, greenish and yellowish leucorrhea मिलता है because there is infection in the uterus and fallopian tubes. Merck, it is syphilitic remedy, can be indicated. Staphylococcus aureus. So Staphylococcus aureus पे लिखा है amenorrhea from shock and indignation. ये फाटक में लिखा है इन दी फीमेल पार्ट, ये आप जरूर पढ़ना. सो हमें ये हम एक्साइटिंग फैक्टर में ले सकते हैं अगर फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी अफेक्ट हुई है, बिकॉज देयर इज रिटन देयर इज एमेनोरिया फ्रॉम शॉक. Inflammation, fallopian tube with also ovaries inflammation, that is ovaritis, the remedy silicea.
सिलिशिया में दूसरी एक चीज हमें देखने मिलती है, दैट इज वजाइनल सिस्ट। आप बोरिक में ये देख सकते हो, देयर इज वजाइनल सिस्ट, इट इज रिटर्न। सो वजाइनल cyst उसका मतलब है कि मे बी बार्थोलिन cyst। आई हैव क्योर्ड अ केस ऑफ बार्थोलिन cyst विद सिलिशिया। हाँ, ये चीज उसमें रिटर्न है, बट आई हैव गिवन द रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनली। उसके बाद मुझे पता चला कि ओ सिलिशिया में बार्थोलिन cyst तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। सो अदर मेडिसिन फॉर बार्थोलिन cyst आर लाइकोपोडियम पल्सेटिला। Moving towards the next slide, enlarged uterus. That enlarged uterus उसका मतलब है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बड़ी हुई है। कोनायम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनलार्ज यूट्रस। कैलकेरिया कार्ब इज सोरिक रेमेडी ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द साइकोटिक पार्ट। और कैलकेरिया कार्ब में जो एनलार्ज यूट्रस है, जिसका सबसे पहले एनलार्ज यूट्रस और एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम क्या होता है कि उसमें ये चीज होती है कि कभी कभी भी मेंसेस आ जाएगा। देयर इज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, there are, because sometimes there are fibroid also present with endometriosis। एनलार्ज यूट्रस और एंडोमेट्रियोसिस का डिफरेंस ये है कि एनलार्ज यूट्रस में जो लाइनिंग है वो अंदर की तरफ बढ़ती है, बट एंडोमेट्रियोसिस का मतलब कि जो यूट्रस है वो लाइनिंग बाहर की तरफ भी बढ़ती है। ठीक है, फ्रैक्स कैलकेरिया कार्ब में देखा। और कैलकेरिया कार्ब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज लुकोरिया एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, ये इट इज अ स्पेसिफिक रेमेडी एंड दैट इज गिवन इन द मदर टिंचर। काली आयोड, काली ग्रुप है, आयोड है, जिसमें जो थायराइड हाइपर और हाइपरथायरॉइडिज्म में दे सकते हैं। लेकेसिस है, नेट्रम कार्ब है, नेट्रम एक पूरा ग्रुप इसमें इंडिकेटेड होता है। फाइटोलेका है, सेपिया यूस्टिला भी। ऑल रेमेडीज वी हैव डिस्कस्ड। नाउ है एंडोमेट्रियोसिस, उसमें एपिस, आर्सेनिक, ऑरम आयोड, ऑरम्यूर, कैलकेरिया, कैंथारिस। सी कैंथारिस में क्यों एंडोमेट्रियोसिस? कैंथारिस देयर इज रिटर्न इट इज बेस्ट फॉर एक्सपल द मोल, मतलब जो डेड यूट्रस, डेड फिटस है, सॉरी डेड फिटस है, उसको बाहर निकालने के लिए कैंथारिस रिपीटेड डोज में दिया जाता है। और कैंथारिस में क्यों? क्योंकि वो जो इट विल लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से वो डेड फिटस है वो बाहर आ जाता है। और एंडोमेट्रोसिस में भी कॉन्ट्रैक्ट होके जो यूट्रस लाइनिंग है वो बाहर आ जाएगी। कार्बो एनिमालिस, painful induration in breast also written, it is right ovary is also affected. There is one student who asked me for there is lump over the breast in WhatsApp. So this is carbo animalis is also a remedy, and the conam is also a remedy for such thing. नेक्स्ट इज हेमामालिस। हेमामालिस आपको पता है कि हेमरेजिक रेमेडी, पर हेमामालिस में फाटक में एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, देयर इज जॉटलिंग ब्रिंग ऑन मेंसेस। जॉटलिंग मतलब पेशेंट ने जो ट्रैवल किया उसके बाद जो मेंसेस आता है, जैसे क्या जॉटलिंग मींस पहले के जमाने में वो बुलॉक काट में, और उसमें तो उसमें बहुत ही जंपिंग होता था, उसके बाद जो मेंसेस है उसमें उन्होंने हेमामालिस दी थी। नेक्स्ट इज आयोसाइमस, आयोडम, लेक्केन, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, ये सारी मर्क एक सिफिलिटिक रेमेडी है, ये बहुत ही इंडिकेटेड है। सिकल also indicated. So ये सारी remedies we have already discussed. Okay. नेक्स्ट चीज है कि फाइब्रोइड में हम चेन रेमेडी दे सकते हैं कि मैंने एक बार शायद ग्रुप में डिस्कस कर दिया था कि फाइब्रोइड में हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि फाइब्रोइड में हम चेन रेमेडी दे सकते हैं कि पहले सबसे पहला अगर पेशेंट का जो है वो सोरिक हमने सॉरी सिफिलिटिक क्लियर किया, सोरिक क्लियर, साइकोटिक क्लियर किया, उसके बाद सोरिक क्लियर किया। फाइब्रोइड के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है, वो है यूस्टिलाको। नेक्स्ट इज कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब, मैडोरिनम, पैलेडियम, ये इंटर जो भी अगर फाइब्रोइड करना है अगर आपको ट्रीट, तो यू हैव टू ट्रीट विथ
ओनली मैंने ये स्लाइड इसलिए इंक्लूड नहीं की है कि फाइब्रोड ट्रीट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही देनी है। स्पेसिफिक हमने बहुत कम इंडिकेट कर सकते हैं फाइब्रोड में। ओके पर हमें हमेशा देखना है कि अगर पूरा यूट्रस 4 से 5 फाइब्रोड में है, पेशेंट बहुत ही ऐसी बहुत ही खराब कंडीशन में, तो उसमें ऐसा मत बोलना कि वी विल क्योर, उसमें भी हमारा लिमिटेशन है कहीं ना कहीं। सो आज हमने देखा कि केस चेकिंग कैसे करते। मैं एक बार फिर से सारी चीज रिपीट कर देती हूँ। किसको जो क्वेश्चन है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एट द एंड आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हमें देखा केस चेकिंग में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि कोई एक्साइटिंग फैक्टर है, उसके बाद मेंटेनिंग फैक्टर। मेंसेस के सारे मार्कर्स देखने, ल्यूकोरिया के सारे मार्कर्स देखने हैं। मैंने स्पेसिफिक रेमेडीज बताई कि लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी में कौन सा अफेक्शन, कौन सी मेडिसिन दे सकते हो। फैलोपियन ट्यूब अफेक्शन तो उसमें कौन सी मेडिसिन दे सकते हो। यूट्रस अफेक्शन है तो उसमें कौन सी मेडिसिन आप इंडिकेट कर सकते हो। सो दिस ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज सी, मुझे एक और मैसेज कन्वे करना है आप सबसे कि जो पहला ग्रुप है बर्डिंग होम्योपैथ, उसमें एक हुआ था कि वॉइस कॉल का, तो उसमें मैंने अभी सिर्फ ये किया है कि सिर्फ मैं मैसेज कर सकती हूँ। बहुत सारे होम्योपैथ्स का मैसेज भी आया कि प्लीज लेट अस टू टॉक अबाउट होम्योपैथी, बट अगर आप मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि आई एम नॉट अलाउ यू टू टॉकिंग और डिस्कस होम्योपैथी, टू डिस्कस एनी केस, तो प्लीज प्लीज अब से ये ध्यान रखना कि वो मिसचीफ ना हो। प्लीज कन्वे टू ऑल ऑफ यू वो मिसचीफ ना हो। और प्लीज अगर कोई वॉलेंटियर बन सकता है तो वो वॉलेंटियर प्लीज एक बार ग्रुप में कन्वे कर दे कि कोई मिस्चिफ ना हो। और अगर किसी ने भी फिर से वो मिस्चिफ की, आई एम प्रिटी श्योर आई विल रिमूव हिज और हर। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर क्वेश्चनरी पार्ट। ओके डॉक्टर, Dr. Rashmi, she asked on which day of menses reports to be done. Yes, it is very 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 important. Sorry, I missed it. कि अगर पेशेंट को पीसीओएस है तो पीसीओएस में ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जैसे मेंसेस आया तो उसके 12 to 14 डे के बीच में हमें करनी है रिपोर्ट। क्यों? बिकॉज हमें ये पता चलेगा कि इफ देर इज एनी डोमिनेंट फॉलिकल है या नहीं है, वो पता चलेगा। अगर पेशेंट को मेंसेस ही नहीं आ रहा है तो हम कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो रिपोर्ट में फॉलिकल्स और वो सब आएगा ही। मेंसेस के बाद जब भी आप मेंसेस अपियर हुआ और उसके बाद अगर रिपोर्ट करवाया है तो वहां पे यूट्रस लाइनिंग छोटी ही मिलेगी, तो वो एबनॉर्मल नहीं है। और मेंसेस के जस्ट पहले अगर आपने यूएसजी करवाया तो वहां पे यूट्रस लाइनिंग ठीक मिलेगी ही, तो वो भी एबनॉर्मल नहीं है। और जब भी आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे कराया तो उसकी ईटी, अगर प्रेगनेंसी के लिए जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो 9 mm to 8 mm चाहिए, और जो ओवम है उसकी साइज 20 mm तक चाहिए, ये आपको देखना है। सो बेस्ट इंडिकेटर टू डू एनी यूएसजी इज द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन इफ फीमेल इज डूइंग गोइंग ऑन ट्रीटमेंट फॉर प्रेगनेंसी। फॉर हार्मोन चेक में भी आप ओव्यूलेशन के टाइम में कर सकते हो, जिसके वजह से आपको पता चलता है कि ओव्यूलेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। डॉक्टर आरती सिंह, व्हाट्स रिटर्न आफ्टर मैगम्यूर? ओके, आई विल सेंड पीडीएफ। डॉक्टर निधि, मैग्म्यूर कब देना? इफ देर इज एनी रिप्रेशन, मैग्म्यूर कैन बी इंडिकेटेड, मैग्नीशियम ग्रुप कैन बी इंडिकेटेड। तन्नु काजी, डॉक्टर तन्नु काजी, हाउ टू चूज अ, जिसको भी क्वेश्चन है तो अभी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। डॉक्टर तनु ने पूछा है कि हमें कौन सी पोटेंसी इंडिकेट करनी है। तो सी, पोटेंसी में आपको बहुत ही ध्यान रखना है पोटेंसी में, बिकॉज हमेशा मैं बोलती हूँ कि पोटेंसी एक ऐसी चीज है कि आप क्या बोलते हैं उसे कि एक्सपीरियंस से आती है वो चीज। और जब भी आप किसी एक्सपीरियंस होम्योपैथ से पढ़ते हो तो उनके
वो कैसे देते वो आपको ऑब्जर्व करके मिलता है। आप एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आपको पोटेंसी अपने आप आ जाएगी। डॉक्टर गुणित, PCOS with irregular menses, that is 3 to 4 months with all hormones report normal. What has to be done? हार्मोनल रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट वी हैव टुडे सीन दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरी से कल्प्रिट है, बहुत सारी लंबी चेन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दो। व्हाट मेडिसिन कैन बी टेकन फॉर इनफर्टाइल uterus? No menarche till now. Patient is 18 years age, no menses till now. Wait for 20 years. अगर 20 years तक menstrual abnormality है तो हम कोई मेडिसिन इंडिकेट नहीं करते हैं, बिकॉज देर आर नो सच सफिशिएंट ऑर्गन, सॉरी, हॉर्मोन्स। डॉक्टर, medicine for chocolate cyst. Sepia can be indicated for chocolate cyst, and the slide I have shown, cyst, tumors of the ovaries, that all can be, and yes, chocolate cyst and silicia is also a good remedy for chocolate cyst. चॉकलेट सीड होम्योपैथी से बहुत अच्छे से टैकल होती है। डॉक्टर रानी, प्लीज रीशर एंडोमेट्रियोसिस रेमेडी। ओके, आई विल इन ग्रुप। डॉक्टर, ओके, डॉक्टर निधि, कितनी साइज का फाइब्रॉइड क्योर कर सकते हैं? अगर आपको यूएसजी में देखेगा कि यूएसजी में फाइब्रॉइड अगर स्मॉल साइज है और यूएसजी का जो फाइब्रॉइड है वो पूरे यूट्रस में कवर करता है, दैट इज इम्पॉसिबल। उसका आई थिंक 9 सेंटीमीटर से उससे ज्यादा बड़ा है, या फिर 2-3 सेंटीमीटर है, दैट कैन बी क्योर्ड। और जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होता है, दैट आर ऑल्सो अ डिफिकल्ट केस। Dr. Dipesh, 22-year female, complaint of menses coming every 15 days since menarche, excessive cramping, pain during menses, no other complaint, not get result by allopathy. यूएसजी करवाओ और देखो कौन सी मेडिसिन हमारे में इंडिकेटेड है। यूएसजी में अगर यूट्रस लाइनिंग ठीक है तो कौन सी यूस्टिलागो इज द मेडिसिन, टीबीपी इज द मेडिसिन, and yes, I forgot about the creosote. Creosote is the best medicine for menstrual irregularities when there is leucorrhea, and when also indicated in the uterine cervical polyp or uterine polyp. Calcarea carb is also remedy for cervical polyp. मेडिसिन फॉर इनफर्टिलिटी स्वेटा बट, इनफर्टिलिटी की मेडिसिन है स्टरिलिटी, दैट इज स्टरिल। इनफर्टिलिटी की मेडिसिन है मेडोरिनम, प्लेटिना, नेट्राम्यूर, काली कार्ब, ये सारी मेडिसिन आप एक बार पढ़ लेना। और इनफर्टिलिटी कैन नॉट बी क्योर्ड विद स्पेसिफिक रेमेडी। इनफर्टिलिटी है, फाइब्रॉइड है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से ही क्योर होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तक कैसे पहुंचना है उसका वे मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि कैसे आप क्योर करोगे, कैसे केस लोगे, जिसकी वजह से आपको रूब्रिक्स मिलेंगे। रूब्रिक्स में भी यही रूब्रिक लेना है कि पेशेंट ने क्या परसीव किया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई केस है कि देयर इज नो मेंसेस आफ्टर सेपरेशन ऑफ लव्ड वन, तो उसमें पेशेंट ने क्या, आफ्टर डेथ ऑफ लव वन, तो उसने पेशेंट ने क्या परसीव किया? पेशेंट ने ये परसीव किया है कि मैं अब अकेली हो गई, या फिर पेशेंट ने ये परसीव किया है कि अब मेरे कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पेशेंट ने जो परसीव किया है वो चीज आपको रूब्रिक में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। बल्कि यूट्रस, इट इज बल्कि यूट्रस का मतलब ये बल्कि यूट्रस हमें यूएसजी में मिलता है, वो ही एंडोमेट्रियोसिस है। और एनलार्ज यूट्रस जो ऑलरेडी हमने स्लाइड में डिस्कस कर लिया। डॉक्टर महेश्वरी। Dr. Sayuga, any lifestyle changes for PCOS, especially regarding food? See, PCOS cannot be cured with only medicine. PCOS is a lifestyle disorder. तो PCOS के पेशेंट को yes, exercise is compulsory because exercise that releases the happy hormone. एक्सरसाइज कंपलसरी है। पेशेंट को जंक फूड नहीं बताना है, पेशेंट को स्ट्रेस नहीं लेना है, पेशेंट को हेल्दी फूड लेना है, पेशेंट को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं। डॉक्टर ज्योति, बल्कि यूट्रस,
Dr. Akhil, ma'am, please tell about keloid. Keloid? Okay. Keloid silica is the remedy for keloid. The Theocynaminum is the great remedy for keloid. I had an accident. I had keloid. My sir क्योर बिकॉज मैंने इनिशियल जो स्टेज था तभी कीलॉइड था, तभी मैंने मेडिसिन ली थी, वो है थायोसिनामिनम 6x. अखिल, okay. Dr. Vidhi, in a case of irregular or mostly early menses, can we suspect PCOS? नो. इरेगुलर मेंसेस के साथ मैंने 3 क्राइटेरिया ऑलरेडी बताया कि आपके कौन से क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं डॉक्टर. वो 3 क्राइटेरिया देखना वो फुलफिल हो रहे हैं. स्पेशली जो पीसीओएस पैटर्न है वो होनी चाहिए आपके यूएसजी में. और यूएसजी अगर पीसीओएस के ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया है तो यूएसजी आपको ईच एवरी 3 मंथ्स करवाने हैं. एवरी 15 डेज एवरी मंथ यूएसजी मत करवाना, 3 मंथ्स के बाद ही यूएसजी करवाना. डॉक्टर वैभवी ठाकरे, ग्रेट सेशन. ओके, थैंक यू. डॉक्टर पूजा, रेमेडी फॉर एडिनोमायोसिस. एडिनोमायोसिस में यही रेमेडी है. एडिनोमायोसिस का मतलब पहले आप गूगल करना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो मैंने रेमेडी ऑलरेडी डिस्कस कर ली वो एडिनोमायोसिस में इंडिकेटेड है. द बेस्ट रेमेडीज यू स्टिल आर. Dr. Sana, if there is heavy breast and pain in the breast 10 to 15 days before menses, it is normal. Any required medicine? No, it is very, very, very normal. And अगर वो symptoms है तो उसके कौन कौन से रेमेडी आ सकती है? There is calcarea carboconayum is a remedy for heaviness of the breast at the time of ovulation. और वो क्यों होता है? Because of the shoot up of progesterone. Dr. Suchi Panchal, best remedy for menopause problem with gastritis and mood swings and fatigue nature. See, mood swings and fatigue nature is the normal for your female is going through menopause. उसको सबसे पहले तो साइकेट्रिक काउंसलिंग चाहिए और उसके सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग चाहिए. डॉक्टर साची शेख, मेडिसिन फॉर डिलेड मेंसेस. ये चीज आप फाटक रेपर्टरी में देखना. मेंसेस, डिलेड मेंसेस, बहुत सारी रेमेडीज है. पल्सडिला है, सेपिया है, मेडोरिनम है, बहुत सारी रेमेडी. डॉक्टर महेश्वरी, पेशेंट हैव सीवियर pain in both breasts during first 3 days, even touch aggravates. Bryonia is the medicine for such cases. Conam is the medicine for such cases. Okay. Have to take cancer cases with homeopathy. कैंसर केसेस में सिंस कब से है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, फैमिली हिस्ट्री आप ले सकते हो, अभी कौन से स्टेज में. ऐसे कैंसर केसेस में भी स्टेज कौन सा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. हम कैंसर केसेस में पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं होम्योपैथी से. एनी अदर क्वेश्चन? If there is anything which I have to improve, please give me feedback. And yes, I am allowing all of you to chat in group, in the first group, budding homeopathic first group. So please don't mischief, and we are here to learn, we are here to grow. किसी का भी मैंने अगर क्वेश्चन रह गया तो प्लीज रीराइट. Okay, so let's end our today's session. Thank you all of you for joining. And आज का एक चीज जो हम हमेशा यहाँ से लेके जाते हैं, तो आज की ये चीज ये है कि whenever you take a case, बहुत सारे होम्योपैथ ये बोलते हैं कि दिन का एक ही केस आता है. वन केस इज सफिशिएंट बिकॉज आपने तभी मेडिसिन दे दी, पर उसके बाद वो केस के पीछे आप 4 घंटे भी वर्कआउट कर सकते हो. मैं जब बीएचएमएस स्टूडेंट थी तब मैंने भी सुपरफिशियल सब कुछ पढ़ा था, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, अगर दिन का एक केस आता था तो एक केस के पीछे मैं पूरा स्टडी करती थी, उसकी डीप तक जाती थी. और उसकी वजह से क्या होता था कि मेरा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही इंप्रूव होता है. सो ये आज का एक मैसेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भाग्या, मैम प्लीज टेल अबाउट सेफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन.
that we all know that. Okay, let's end today's session. Thank you everyone.